नमस्कार। सब लोग जुड़ जाइए भाई, फटाफट लाइफ में आ जाइए। जय हिंद मनोज बाबू। नीरज कुमार मंडल जी, खुश रहिए। चारवी शर्मा, खुश रहिए। मनोज, कहाँ के हो तुम? सब लोग बताइए, थोड़ा परिचय दीजिए, कौन कहाँ से हैं? मनोज, नीरज, चारवी, उपेंद्र, प्रतिभा, ज्ञानेंद्र, निशा, सुषमा, अर्चना, अभय, पप्पू, सब लोगों को नमस्कार। सब लोग थोड़ा अपना परिचय देते जाइए, कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं। रोशन, अंजलि, क्लेश, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मनोज कहाँ का है? अब भदोही डिस्ट्रिक्ट का। हाँ, ये तो कालीन वाला है ना। अखिलेश फर्रुखाबाद। Good। फर्रुखाबाद बहुत फेमस है अखिलेश बाबू, यूपी तो ही जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बहराइच, ज्ञानेंद्र, विवेक कुमार, हाँ। आलोक अरुण, आई एम फ्रॉम पूर्णिया। गुड। सीतामढ़ी, सुषमा, हाँ तुम तो बताई थी एक दिन। सीतामढ़ी। रोशन, तुम भी सीतामढ़ी से? वाह। हम झारखंड से हैं। विवेक कुमार, कहाँ से हो झारखंड से बहू? बबली, नालंदा। अच्छा, नालंदा से है। और कैमूर से अंजलि, हाँ। सुषमा, हाँ हाँ, सुषमा तो सीतामढ़ी से बताए थे। अररिया से नीरज बाबू हैं। गाजीपुर से प्रदीप। कुंदन कुमार, आप भी नालंदा से हैं। लक्ष्मण फ्रॉम, क्या है, रत्नागिरी, ताजनगरी। अच्छा, ताजनगरी, ओ बढ़िया। रविशंकर बाबू बढ़िया से हैं आप, तब तो आप मेरे ग्रामीण ही हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तर प्रदेश, शामली से, हाँ। खुशबू, मैं बिहार वैशाली से। गुड। तरुण, मैं शहीदों की नगरी से। अच्छा, शहीदों की नगरी से। शहीदों की नगरी, खगड़िया बिहार। राजस्थान, भावना राजस्थान में कहाँ से? अम्बेडकर नगर। शिवम, औरंगाबाद। नीरज, नेश्वर नाथ रेणु की, अच्छा। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट, देवघर से, बाबा की नगरी, वाह। पप्पू, दरभंगा, मिथिलांचल। लखीसराय, मधुमाला, अच्छा हाँ, लखीसराय से। शामली, शामली तो यही है, मुजफ्फराबाद में ना? नहीं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में शामली, हाँ। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा। अर्चना, मैं बिहार लखीसराय से। लखीसराय तो मेरे घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है बस। मतलब ये समझिए कि लोकसभा का क्षेत्र हम लोग का भी वही है जो लखीसराय वालों का है, मुंगेर। अभय प्रताप सिंह, इटावा। अपना करौली, अच्छा। शाहजहांपुर से तरुण राठौर, गुड। राधे राधे। उपेंद्र, रांची। कविता, हरियाणा से, हरियाणा के सोनीपत। वेरी गुड। बहुत लोगों का आज परिचय हो गया। अब जो लोग लाइव होंगे वो सब लोग अपना बताते जाएंगे। सागर, पनवार, शामली डिस्ट्रिक्ट। शामली डिस्ट्रिक्ट है? हमको लगा कि शामली सहारनपुर के अंदर है। तो आपका जो शामली है वो सहारनपुर के बगल में है क्या? आपका घर कहाँ है? अच्छा, मेरा घर बढ़िया के पास एक गांव है छोटा सा, नवरंगा जलालपुर करके है। बेगूसराय से हैं सर? नहीं, बेगूसराय से हम नहीं हैं। बेगूसराय में मेरा पालन पोषण हुआ है, बेगूसराय में मेरी शिक्षा वगैरह हुई है। लेकिन गांव मेरा बड़हिया के पास ही है। बढ़िया तो आपके पास में है, हाँ बढ़िया।
तो हम लोग का लोकल बाजार बढ़िया ही है। कुणाल सर इस बार घर आइएगा तो सबको बुलाइएगा घर पे। हाँ हाँ, जो लोग रहेगा नजदीक तो वो लोग को तो बुला लूंगा, लेकिन जो दूर है वो कहाँ से आ पाएगा। जयपुर राजस्थान, मनीष भगत, वेरी गुड सर। एक प्रॉब्लम हो गया है, क्या प्रॉब्लम महेश बाबू बताइए। जोधपुर राजस्थान, गणपत जी, अच्छा। मैं बांका बिहार से हूँ, वेरी गुड। मेरा लोकसभा से समस्तीपुर पड़ता है, जिला दरभंगा, पप्पू बाबू, अच्छा। तो उमेश दास बांका, सौरभ भट्ट गोरखपुर, गुड। रमानंद जी आप भी बांका से। ज्ञानेंद्र, जूम मीटिंग रखें सर, हाँ एक दिन रखना चाहिए, हम लोग आएंगे, हाँ। तो अभी तो बेटा बस यही समझ लो कि आंधियों का दौर है, बीत जाए, फिर जब छठ वगैरह के समय में घर पहुंचा जाएगा तब सब बच्चों को जहां तक हो सके बुलाएंगे, एक मीटिंग करें सब लोगों से। गुड इवनिंग राजेंद्र, क्या लिखा राजेंद्र कुमार, SI, आशीष फ्रॉम आगरा, मुजफ्फरपुर बिहार, गुड। प्रतिभा चौहान, सहारनपुर के पास ही पड़ता है सावली, हाँ सही बात। सहारनपुर में पहले कलेक्टर हुआ करते थे आलोक पांडे। आलोक पांडे आपकी फैमिली के ही हैं, मतलब आपके परिवार यानी सेहंता परिवार। भाई कुमार सर जी, कोर्स एंड होने तक क्लास का टाइम यही रहेगा। अभी तक तो यही है। इलाहाबाद, मेरा मोबाइल खो गया है, उसमें 90,000 पैसे निकल, अरे क्या, आगे मैं चला गया अपने। आ, बिल्कुल सुषमा, आप तो बच्चे हो हमारे, तो इसमें तो कहीं कोई संशय ही नहीं है। क्या परमानंद आजाद, हम दोनों गुतिया पड़ोसी भी नहीं हो सकते हैं, क्यों। मैं मथुरा से, रश्मि, हाँ मथुरा से, अच्छा, भगवान कृष्ण की नगरी, वाह, चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग शुरू करते हैं। मराठों का दूसरा वाला जंग हमारे का पूरा हो चुका था, और आज हम लोग भारत में ब्रिटिश विजय के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पंजाब वाला टॉपिक बहुत छोटा है और उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो एक छोटी सी कहानी समझा दूंगा, बाकी आप लोग ग्रोवर की किताब पढ़ेंगे तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ग्रोवर की किताब इस टॉपिक के लिए पढ़ना जरूरी है। तो थर्ड बैटल की ओर चलते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मुकेश बाबू आरा से, सर बरहिया का रसगुल्ला का क्या है, लसुगा का पति, क्या लिखा है रविशंकर। मुकेश आरा से, अंबुज, हम मिर्जापुर से हैं। हाँ, तुम वो मिर्जापुर से हो ना। एक आया था, क्या कहते हैं, वेब सीरीज मिर्जापुर, तो तुम कहीं वो मिर्जापुर वाले डॉन तो नहीं हो अंबुज। वो सब कुछ मिर्जापुर में होता है जो उसमें दिखाया था। और आप लोग को मालूम है कि अंबुज कोविड से ग्रस्त रहा है, और इसके बावजूद ये क्लास करता रहा है, बड़ा वीर आदमी है। ऐसे ही सूरमा कुछ करते हैं, शानदार काम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ज्ञानेंद्र,
निशा शर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। निशा, सब लोग अपना अपना परिचय दे रहे हैं कि कौन कहाँ से है, तुम कहाँ से हो, तुम बताओ। और अंबुज, अब तुम ठीक है? मनोज बाबू, मिर्जापुर हमारे मंडल में ही आता है, ओके। मुन्ना भैया बोले तो सुनना पड़ेगा अंबुज। अच्छा, मुन्ना भैया, हाँ नहीं, हमें डॉन वगैरह न बन। हाँ, तो तुम्हारी तबीयत ठीक है अब, अंबुज बाबू? गुड। तो हम लोग थर्ड मराठा वॉर की ओर चलते हैं। और थर्ड मराठा वॉर में हम लोगों ने क्या देखा है कि ये पहले दूसरे की तरह नहीं है कि बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि मराठों का चैलेंज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था इसमें, तो उसे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली खत्म किया गया है। मोबाइल खो गया, उसमें पे फोन से 90,000 निकल गया। गांधीनगर के कोई हेल्प हो सकता है? गांधीनगर गुजरात? गांधीनगर गुजरात के हैं आप? ठीक है। आई एम फ्रॉम अलीगढ़, ओके। तब तो आप तो दिल्ली के बिल्कुल ही 2-3 घंटे की दूरी पर हो। आई एम फ्रॉम अलीगढ़, यूपी, हाँ। गुड गुड। चलिए, थर्ड बैटल की बात जब हम करते हैं तो 1817 के दौर में लड़ाई हुई। कुनाल क्या है, आपको 24 घंटे के अंदर टोल फ्री पर कीजिए, वापस आ जाएगा 55 दिनों में। कुनाल इस पर कुछ काम किया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि इस युद्ध का कारण और इसका परिणाम। ये बहुत छोटा मामला बचा। आप समझिए कि मराठों की कहानी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कल ही, ऐसे समझिए कि 1817 ईस्वी तक आते आते आपको दो बातें नजर आने को। एक बात ये नजर आने को है कि मराठा यह सोचने लगे थे कि हम पतन के द्वार पे खड़े हैं, और यदि हम बचना चाहते हैं तो हमें संयुक्त होकर मुकाबला के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरी ओर अंग्रेज ये सोचने लगे थे कि मराठों को ज़्यादा मौका देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 1805 के दौर की परिस्थिति से आगे निकल चुके हैं। उस दौर में वेलेस्ली ने जितना जीत हासिल किया था उससे जो लाभ उठाना था हम उठा चुके हैं, अपने शासन को कंसोलिडेट कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब हमें मराठों की राजनीतिक सत्ता को खत्म ही कर देना चाहिए। तो दोनों की अलग अलग समझ बन रही है। ये जाग रहे हैं, ये जाग रहे हैं, और ये निर्णायक हमला के लिए सोच रहे थे। एक जाग रहे थे, एक निर्णायक हमला के लिए सोच रहे थे। तुम्हारा फोन गांधीनगर में कैसे यूज हो रहा था? फोन चुराया है तो गांधीनगर तक चला गया क्या?
जय माँ सरस्वती। राजनाल, तुम बहुत दिनों के बाद नजर आए आज राजनाल बाबू। आज राजनाल तुम कहाँ था इतने दिनों से? बहुत दिनों के बाद आज तुम लाइव दिख रहे हो मुझे। तो खैर, अब हम लोग ये देखें कि मराठा जाग रहे थे और अंग्रेज भी अंतिम रूप से इन्हें खत्म करने के लिए प्रयास करने पर आमदा थे। नतीजा ये निकल कर आता है कि एक छोटी सी घटना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बन जाती है। छोटी सी घटना क्या है? तात्कालिक कारण। तो पिंडारियों के दमन के बहाने अंग्रेजों ने मराठों पर हमला कर दिया। मराठों पर हमला कर दिया। पिंडारियों ने मराठों पर हमला कर दिया। अब ठीक हो गए हो राजनाल? क्या हुआ था? पिंडारियों ने मराठों पर हमला कर दिया और पिंडारियों ने मराठों पर हमला कर दिया और फिर क्या हुआ? पिंडारियों ने मराठों पर हमला कर दिया और इसके परिणाम ये और इसके तहत उन्होंने उन्हें उन्हें मराठों को उन्हें निर्णायक तरीके से पराजित कर दिया। निर्णायक तरीके से पराजित कर दिया। तो निर्णायक तरीके से पराजित कर दिया। अब यहां मिटाता हूं इसे। अब अपने जानने के लिए मूल बात यह रह गई कि पिंडारी कौन थे और इनका मराठों से संबंध क्या था और इसके कारण मराठों पर हमला हुआ या कारण कुछ और था या कारण कुछ और था। इसके कारण मराठों पर हमला हुआ या कि कारण कुछ और था। तो पिंडारी के बारे में ऐसे ही समझिए, कथा कहानी है, इसमें तो कोई हिस्ट्री की गहराई नहीं है। पिंडारी कौन थे? तो पिंडारी एक तरह से युद्ध से ही अपनी आजीविका कमाने वाले लोग थे। युद्ध से आजीविका कमाने वाले माने कुल मिलाकर ये लोग खाते पीते थे कैसे? तो इनकी आजीविका का मूल स्रोत ये था कि ये युद्ध करते थे। और युद्ध करने का मतलब है क्या कि ये कभी लूट करेंगे, तो कभी ये किसी राजा के साथ युद्ध में शामिल हो जाएंगे और उसके युद्ध में उसकी सहायता करेंगे, और युद्ध में जो लूटपाट का माल होगा उसमें एक हिस्सा इनको मिल जाएगा और इसी से इनकी आजीविका चलेगी।
कुल मिला के ये लड़ाकुओं का एक ग्रुप था। इसमें ये समझना है कि इनका कोई एक धर्म नहीं है कि ये एक धर्म को मानने वाले हैं। इसमें अनेक धर्म के लोग थे। जैसे आप देखेंगे कि इनका जो नेता था उसमें एक था टीतू, एक का नाम था वाशिल, एक का नाम था करीम। तो इसके बाद उन्होंने के बाद कोई बताए, उन्होंने इन्हें पराजित कर दिया, मैंने अंग्रेजों ने मराठों को पराजित कर दिया। तो चीतू, वासिल, करीम, ये सब देखो तो हिंदू मुसलमान दोनों ग्रुप के लोग थे। किसी जाति से भी इनका कोई संबंध नहीं था, ही नहीं कि कोई एक जाति के लोग हैं। जब कोई धर्म के ही नहीं है तो एक जाति के भला क्या होंगे। सलमान खान की मूवी में दिखाया गया, वीर मूवी में, हाँ सलमान खान की मूवी में जो दिखाया गया वो पिंडारी नहीं था, बेसिकली वो सलमान खान था। और रियल माने पिंडारी विंडारी वैसे नहीं थे कि जो दिखा दिया हिंदी सिनेमा में। हिंदी सिनेमा के साथ में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ यदि एलियन के ऊपर ही फिल्म बनाई जाती है तो उसमें अंत में दिखा देगा जादू, और तमाम प्रकार की इमोशनल ड्रामाबाजियाँ हो जाती हैं उसमें। और इस वजह से इंडियन सिनेमा जो है वो अपने दिखाने वाली योग्यता के आधार पर बहुत कमज़ोर है। इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं नज़र आती है जिसके आधार पर आप कुछ सीख भी सकते हैं। अच्छा राजनल, बॉडी इन्फेक्शन था सर, बट हम अब मैं स्वस्थ हूँ। ओके, वेरी गुड। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि यदि पिंडारी को ऐसे पहचानिए कि एक तो ये युद्ध से आजीविका कमाने वाले लोगों का एक दल था, एक दल था इसमें कोई, और एक दल भी नहीं था, अनेक दल था, लेकिन इसका किसी धर्म से किसी जाति से कोई अनिवार्य नाता नहीं था। फिर ये पिंडारी क्यों कहलाते हैं? शब्द पिंडारी के बारे में जो हिस्टोरियंस ने लिखा है वो कह रहे हैं कि ये लोग पिंड नामक द्रव्य पीते थे, इसीलिए पिंडारी कहलाए। अभी तक तो यही एक इंटरप्रिटेशन है कि जो पिंड नामक द्रव्य का सेवन करते थे उसको पिंडारी कहते हैं। अब अगली बात ये निकल कर आती है कि हिंदी फिल्मों से ही बहुत कुछ सीखा है, तो अच्छी बात है। टॉलीवुड तो बेहतर है। टॉलीवुड का मतलब मैं समझा नहीं भैया, टॉलीवुड क्या कहना चाह रहे हो तुम? टॉलीवुड तो बेहतर है बॉलीवुड से। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड टॉलीवुड? मैं समझ नहीं पाया, कुछ स्पष्ट करो। तो हम ये देखते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो पिंडारी लोग थे उन लोगों का तमिलनाडु में आया ऐसे ही, वो कौन सी हिंदी में उससे बढ़िया रहेगा, उसमें तो और भी उसी तरह के तमाम तरह के ड्रामेबाजियां हैं। ऐसे टॉलीवुड उसे कहते हैं क्या मुझे मालूम नहीं है, लेकिन टॉलीवुड ही उसको बुलाते हैं क्या? मतलब आई हैव नेवर यूज्ड दिस वर्ड। बाहुबली टॉलीवुड है, ठीक है, तो बाहुबली टॉलीवुड है तो अलग कहानी है, लेकिन उससे को हम बढ़िया कह दें ये सब तो हम नहीं मानते। अच्छा, तुम सब लोग फटाफट जवाब दे दिए साउथ इंडियन मूवी, तो मतलब बहुत पॉपुलर शब्द है क्या? मैं पता नहीं इतना अनभिज्ञ कैसे रह गया इस शब्द से। तो मैं इस शब्द से अनभिज्ञ था, मैं इसको कभी यूज नहीं किया आज तक टॉलीवुड कहते हुए, क्योंकि साउथ इंडियन में तो भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे अच्छी फिल्में बनती है तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषी फिल्में जो है वह तमिल भाषी फिल्मों से क्वालिटी में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उनका फिल्म बनाने का स्टैंडर्ड ज़्यादा ऊंचा है। कन्नड़ में ड्रामा ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। बांग्ला फिल्में इंडिया में बहुत अच्छी होती हैं। बांग्ला फिल्मों में तो आपको शुरू से ही 1960 के दौर से ही बहुत बड़े बड़े
फिल्म मेकर्स नजर आएंगे। इंडिया में माना जाता है आज तक का सबसे हाईएस्ट दर्जे का फिल्म मेकर इनको क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, नाम ही भूल गया हूँ। सत्यजीत रे, हाँ सत्यजीत रे को माना जाता है, विमल रॉय को माना जाता है, ये सब बांग्ला फिल्मों से आए हुए थे। ऋषिकेश मुखर्जी को माना जाता है, वो सब बांग्ला फिल्मों से आए हुए थे। सत्यजीत रे, विमल रॉय, और ये क्या कहते हैं ऋषिकेश मुखर्जी, ये सब। चलिए चलिए, हो गया, समझ गए। तो आप लोग भी साउथ इंडियन फिल्म क्यों बोल रहे हैं? साउथ इंडियन फिल्म को टॉलीवुड तो नहीं कहा जा सकता ना, तमिलनाडु वाले को कहा जाता होगा। टॉलीवुड साउथ को क्यों कहेंगे? तमिलनाडु को भले कह सके, तमिलनाडु। भोजपुरी मूवी, भोजपुरी होगा बॉलीवुड। चलिए, पाकिस्तान में लॉलीवुड है, भोजपुरी बॉलीवुड। अच्छा। सिंगर भी तो लगभग बंगाली है। नहीं, सिंगर तो पूरे हिंदुस्तान से है, इसे बंगाली नहीं कह सकते। लेकिन खैर चलिए आगे बढ़िए। तो पिंडारी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये वही लोग थे, इनका जो फिल्मों में चित्रण किया गया है कि ये राष्ट्रवादी किस्म के लोग थे, इनमें से कोई आदमी लंदन पढ़ने के लिए चला गया था, ऐसी कहीं कोई कहानी नहीं मिलती है, हिस्ट्री में कोई नामो निशान नहीं इसका। ओके, ठीक है निशा, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भोजीवुड, अच्छा भोजपुरी के लिए ये तुम्हारा रिकमेंडेशन है क्या? ये सब हमारे बच्चे आज ना, ठीक है कोरोना काल में थोड़ा हंसी हंसी मजाक, थोड़ा मजा मस्ती भी हो जाना चाहिए। जब जब भोजपुरी होगा भोजीवुड तो मैथिली होगा मोजीवुड। चलो अब चले आगे बढ़ते हैं। पिंड द्रव्य क्या है? पिंड द्रव्य वहां वनस्पति से निकलने वाला एक द्रव्य था, जैसे सोमरस होता है ना, उसी तरीके से, मतलब एक तरीके से मादक द्रव्य था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रहने दे, रहने देते हैं। तो चलो आगे रहने देते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो पिंडारी लोग थे उनके बारे में आप यही समझ लीजिएगा कि इनका किसी प्रकार से मॉडर्निज्म से, नेशनलिज्म से कोई नाता नहीं था। इन पिंडारियों का मराठों से क्या नाता है? पिंडारियों का मराठों से क्या नाता है, इसको समझना है तो पहला पॉइंट यह समझिए कि पिंडारी मराठों के साथ कई दफा युद्ध में भागीदारी करते थे। लेकिन एक दूसरा नाता भी है कि पिंडारी कई दफा मराठों पर भी हमला कर देते थे और लूटपाट मचाते थे, क्योंकि उन्हें तो भाई धन चाहिए, तभी तो उनकी आजीविका चलेगी। अब अगला पॉइंट यह है कि अरे बच्चों अब बंद करो, हो गया तुम सब का, आज तुम सब मूड में हो, और मैं मराठा खत्म करने के मूड में आ गया हूं। अब जल्दी जल्दी खत्म करना है। पिंड द्रव्य क्या होता है? अरे भाई, मैंने बताया ना कि पिंड एक द्रव्य होता है वनस्पति से निकलने वाला, जैसे कि ताड़ी वाड़ी होता है ना बिहार में, ताड़ी पीते हैं, वैसे ही पिंड एक वनस्पति हुआ करता है मध्य भारत में, जंगलों में, उसी से जो द्रव्य निकलता है उसको पीते थे। तो जैसे ताड़ी पीते हैं या सोमरस पीते हैं, उसी तरीके से पिंड द्रव्य पीते थे, उसी को पिंड बोलते थे। अब आगे लिखो कि मराठों का पिंडारियों से संबंध दोहरा था।
लिखो, लिख ही लो। अब तुम लोग समझने के मूड में नहीं है, पहले लिखने के मूड में आ जाओ। पहले 5 मिनट लिखेगा, फिर कंसंट्रेशन बन जाएगा। पिंडारियों का मराठों से दोहरा संबंध था। ये पिंडारियों का मराठों से दोहरा संबंध था। ये कभी उनकी सेना में भागीदारी करते थे, तो कभी उनकी सेना में भागीदारी करते थे, तो उनको कभी उनको भी लूट लेते थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले मैल्कम ने मैल्कम ने मैल्कम ने पिंडारियों के खिलाफ अभियान किया। पिंडारियों के खिलाफ अभियान किया और पिंडारियों के खिलाफ अभियान किया और उसके बारे में यह कहा कि 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 यह कहा कि पिंडारी मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। पिंडारी मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। पिंडारी मराठों के शिकारी कुत्ते हैं। यानी कि ये मराठों के ही साथी हैं। यानी कि ये मराठों के ही साथी हैं। मराठों के ही साथी हैं। लेकिन मैल्कम का यह बयान मैल्कम का यह बयान वस्तुतः लेकिन मैल्कम का यह बयान वस्तुतः मैल्कम का यह बयान वस्तुतः अपने हमलावर स्वरूप को छुपाने के लिए अपने हमलावर स्वरूप को छुपाने के लिए दिया गया था। अपने हमलावर स्वरूप को छुपाने के लिए दिया गया था। अंग्रेज पिंडारियों का दमन करने के लिए 1,11,000 की सैनिक टुकड़ी लेकर गए थे। अंग्रेज पिंडारियों का दमन करने के लिए 1,11,000 की सैनिक टुकड़ी लेकर गए थे। यह संख्या स्वतः ही यह संख्या स्वतः ही कंपनी की दूरगामी नीति यानी कि मराठों को अंततः समाप्त कर देने की नीति यानी कि मराठों को अंततः समाप्त कर देने की नीति का प्रमाण है। मराठों को अंततः समाप्त कर देने की नीति का प्रमाण है।
मराठों को अंततः समाप्त कर देने की नीति का प्रमाण है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मराठा मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मराठा मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मराठा अखिल भारतीय स्तर पर जिस साम्राज्यवाद सॉरी माफ करिए मराठा बोल दिया। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश ब्रिटिश अखिल भारतीय स्तर पर जिस साम्राज्यवाद ब्रिटिश अखिल भारतीय स्तर पर जिस साम्राज्यवाद की नीति का पालन कर रहे थे जिस साम्राज्यवाद की नीति का पालन कर रहे थे उसी के तहत उन्होंने उसी के तहत उन्होंने उसी के तहत उन्होंने उसी के तहत उन्होंने मराठों के साथ भी पहले ही दो युद्ध किया था पहले ही दो युद्ध किया था पहले ही दो युद्ध किया था जिसमें उन्हें पहले तो नाकामयाबी हाथ लगी लेकिन दूसरे में वो निर्णायक रूप से कामयाब रहे थे वो निर्णायक रूप से कामयाब रहे थे। अब उन्हें मराठों को अंतिम रूप से समाप्त करना था अब उन्हें मराठों को अंतिम रूप से समाप्त करना था अब उन्हें मराठों को अंतिम रूप से समाप्त करना था। अब उन्हें मराठों को अंतिम रूप से समाप्त करना था क्योंकि एक तरफ तो वो मराठों की राजनीतिक सरगर्मी से सचेत हो गए थे वहीं वहीं अब ये वहीं अब ये 1805 के आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयों से मुक्त होकर मराठों को निर्णायक रूप से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे मराठों को निर्णायक रूप से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हो चुके थे। अंग्रेजों के इस हमलावर तेवर को हम बृहद परिप्रेक्ष्य से भी जोड़ सकते हैं
अंग्रेजों के इस हमलावर तेवर को हम बृहद परिप्रेक्ष्य से भी जोड़ सकते हैं। वस्तुतः वो भविष्य के वस्तुतः वो भविष्य के संभावी संयुक्त मोर्चा वस्तुतः वो भविष्य के संभावी संयुक्त मोर्चा इस संभावना को निरस्त करना चाहते थे। भविष्य के संभावी मोर्चा की संभावना को निरस्त करना चाहते थे। इसीलिए पहले उन्होंने मुगल शासक के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया। मुगल शासक के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद और फिर उसके बाद उन्होंने मराठों को समाप्त कर अपनी सत्ता को बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया। अपनी सत्ता को बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया। इस युद्ध के बाद मराठा पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। इस युद्ध के बाद मराठा पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। और बाजीराव द्वितीय को और बाजीराव द्वितीय को और बाजीराव द्वितीय को बाजीराव द्वितीय को बाजीराव द्वितीय को निर्वसित कर मैंने निकाल कर निर्वसित कर बिठूर, कानपुर के पास से बिठूर भेज दिया गया। बाजीराव द्वितीय को निर्वसित कर बिठूर भेज दिया गया। बिठूर भेज दिया गया। निर्वसित कर बिठूर भेज दिया गया। बाकी सरदारों को कंपनी ने अपने अधीन कर लिया और उनके क्षेत्र में भी कई प्रकार का परिवर्तन किया गया। उनके क्षेत्रों में भी कई प्रकार का परिवर्तन किया गया। उनके क्षेत्रों में भी कई प्रकार का परिवर्तन किया गया। कई प्रकार का परिवर्तन किया गया। अब हो गया। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है मराठों के बारे में? जितना मैंने लिखवाया है उतने में आपकी बात पूरी हो जाती है। मूल मुद्दा यही था कि मराठों के ऊपर इन्होंने जो हमला किया है वह पिंडारियों के ऊपर इनके हमले का नतीजा है या कि मराठों पर हमला करने के लिए ये पहले से ही प्लान्ड थे।
अंग्रेज कहते हैं कि पिंडारी लुटेरे थे, लूटपाट करते रहते थे, अराजकता की स्थिति फैली हुई थी। उन पिंडारियों को खत्म करना सरकार के लिए जिम्मेदारी की बात थी, ताकि लोगों की जान, लोगों के माल की रक्षा हो सके, सरकार की प्रतिष्ठा बनी रहे, अराजकता का अंत होना जरूरी था। हम उनके दमन के लिए अभियान शुरू किए, लेकिन उसके बाद हमें यह पता चला कि इनकी तार तो मराठों से जुड़ी हुई है। आगे आगे हमें सिर्फ और सिर्फ पिंडारी नजर आते हैं। पिंडारियों का दमन कर देने से भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जब समस्या का समाधान इस रास्ते नहीं होगा, तो हमें समस्या के समाधान के लिए इनके असली सूत्रधार, इनके शक्ति के पीछे के असली आधार को तोड़ना पड़ेगा। और वो कौन थे? तो मराठे। ये अंग्रेज का कहना है, और इसी की अभिव्यक्ति होती है तब जब उस अभियान का नेतृत्व करता मैल्कम ने कहा कि पिंडारी तो मराठों के शिकारी कुत्ते मात्र हैं। अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र सर जी? थोड़ा बता दीजिए कि मध्यमार्गी सुल्तान कौन था? ये मध्यमार्गी सुल्तान कहां से आ गया यहां पर? यहां पर मध्यमार्गी सुल्तान कहां से आ गया? मैं पूरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं समझ पा रहा हूं। तुम कहां से कहां बोल रहे हो? मैंने तो कोई सुल्तान शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया आज की क्लास में। संदीप कुमार सर, क्या मराठा थर्ड वॉर के बाद पिंडारियों को भी पूरी तरह से दमन हो गया? हाँ हाँ, बिल्कुल हो गया। मतलब चीतू, वासिल, करीम, इनमें से चीतू को तो जंगल में ही शेर मार कर खा गया, मतलब शेर ने इसका शिकार कर लिया। और कई सारे सरदारों को ब्रिटिश ने मार दिया। कुछ सरदार ऐसे भी थे जिन्होंने कि अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया और वो अंग्रेजों के प्रति वफादार हो गए। इस तरीके से समस्या ही खत्म हो गई। पिंडारी किस रिलीजन को मानते थे? गजब राजनाल बाबू, 3 बार बोल चुका हूं, किसी धर्म को नहीं मानने वाले। मैंने किसी भी धर्म से लोग पिंडारी हो सकते हैं, उनका किसी प्रकार से कोई नाता नहीं इस धर्म से। मैं डबल का है सर जी। अब इसमें कहाँ कौन सा बैकग्राउंड है, क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। कौन सा मध्य मार्ग? वो तो मैंने बताया था कि मध्यम, ये क्या कहते हैं, रस्म मियामी की नीति अपनाया था फिर गयासुद्दीन तुगलक। अब वही पूछ रहे होगा तो वही है, गयासुद्दीन तुगलक। खैर चलो आगे बढ़ो। तो मैंने कहा सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पिंडारी जैसे कुछ लुटेरों के समूह के ऊपर यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप उसी के मुताबिक ना तैयारी करेंगे। पिंडारियों के ऊपर आप हमला करना चाहते हैं, उनकी कुल संख्या 500-700 के आसपास थी, 1000 के आसपास थी। तो उनसे निपटने के लिए आप 1000 सिपाही लेके जाएंगे, 2000 लेके जाएंगे, 4000, 5000, 7000 लेके जाएंगे। 1,11,000 सैनिक लेकर गए थे, जो इस बात का एविडेंस है कि ये पिंडारियों से निपटने के लिए नहीं गए थे। तो पिंडारियों का नाम क्यों ले रहे हैं? तो ये तो अंग्रेजों की सामान्य शैली है कि वो कोशिश करते थे कि हम अपनी आक्रामकता को पर्दे में छुपा लें, और पर्दे में छुपा कर जो आक्रामकता दिखाते थे, वो कोई भी औसत बुद्धि का आदमी भी चाहे तो पर्दा हटा के देख सकता है। और वही मैं दिखा रहा हूं कि 1,11,000 सैनिक लेके भला कोई पिंडारी पे हमला करेगा? दूसरी बात, मैंने कहा कि मराठों के साथ उन्होंने पहली बार साम्राज्यवादी व्यवहार किया हो, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अखिल भारतीय स्तर पर साम्राज्यवादी व्यवहार उनका पहले से चल रहा था। मराठों के साथ भी 2 बार साम्राज्यवादी संघर्ष उनका हो चुका था। दूसरे संघर्ष में वह मराठों को निर्णायक रूप से पराजित कर चुके थे, और अब उन्हें लग रहा था कि मराठे सर उठा सकते हैं, तो इसके पहले के सर उठा लें, उनका सर कुचल देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो 1813 तक आते आते 2 बातों को एक साथ समझ रहे थे। एक यह कि 1805 की वो स्थिति नहीं रही अब,
1805 की स्थिति नहीं रही कि मतलब है क्या कि 1700 सॉरी 1798 से लेकर 1805 तक अंग्रेज लगातार लॉर्ड वेलेस्ली के काल में लड़ ही रहे थे, और उस दौरान उनका फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गया था, 3 गुना उनका कर्जा हो गया था। तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह बात समझ में आ रही थी, कि अंग्रेजों से निपटना है तो हमें सर ये मराठों से निपटना है तो हमें थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है। हम इनको कमजोर कर ही चुके हैं, इनका कुछ इलाका हम ले ही चुके हैं, इनकी सुरक्षा हम ले ही चुके हैं, कई सारे और राज्यों को हमने सहायक संधि के अंदर ले ही लिया है, मैसूर को भी हमने खत्म कर ही दिया है। तो जितना हमने युद्ध से और संधि से हासिल किया है उसके लाभ को अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हेल्थ में सुधार के लिए इस्तेमाल में लाना है। उसके लाभ से लाभ उठा लो पहले, फिर अगले टर्म में मराठों को देखेंगे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह है कि 1813 तक आते आते तुम ब्रिटिश सरकार की नीति को देखो तो वो सिर्फ मराठों की दृष्टि तक सीमित रह के नहीं सोच रहे हैं, वो ज्यादा दूरगामी तरीके से सोच रहे हैं। दूरगामी तरीके से सोचने का मतलब यह हुआ, वो ये सोच रहे थे कि बताऊंगा स्वदेशमुखी भी बताऊंगा, चिंता न करो। वो ये सोच रहे थे कि मराठा और मुगल और शेष कई भारतीय राजा ये सब मिलकर यदि एक मोर्चा बना लेंगे तो हो सकता है कि कठिनाई बढ़ जाए, क्योंकि एक एक करके सारे भारतीय राजाओं से वो निबर चुके थे। अब के डेट में उनके लिए चुनौती पेश कर सकने की क्षमता कुछ यदि थी तो पंजाब के राजा रंजीत सिंह में थी। एक तरफ सिंध का राजा भी था, उतना ताकतवर नहीं था लेकिन फिर भी वो था। बाकी भारतीय रजवाड़े तो बहुत हद तक डिमोलिश हो चुके थे। अंग्रेजों को लगा कि यदि मुगलों के अधीन रंजीत सिंह, सिंध का राजा, मराठा, ऐसे ही कुछ फोर्सेस एक छतरी के नीचे आ गए और उन्होंने कोई मोर्चा बना लिया तो उस मोर्चे से हमको चुनौती मिल सकती है। इससे हमको चुनौती मिल सकती है, और इस चुनौती से बचने के लिए उन्हें इसका यही समाधान नजर आ रहा है कि एक तरफ तो मुगलों को अब अपना प्रभु बोलना बंद करो, हिंदुस्तान के अंदर हमारी हैसियत अब मुगलों के अधीनस्थ की नहीं होगी, तो मुगल को साइडलाइन करने की शुरुआत कर दी। और दूसरी तरफ उन्होंने मराठों को निर्णायक रूप से खत्म करने का निर्णय ले लिया। इस तरीके से आप देखो तो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को विस्तृत नहीं किया है, ज्यादा सुरक्षित कर लिया है ज्यादा। बस यही कहानी खत्म हो गई। तब हम लोगों को चौथ स्वदेशमुखी को चलन लिखो, चौथ लिखो, दोनों लिखा देता हूं एक ही साथ में, चौथ और स्वदेशमुखी लिखो। चौथ और सरदेशमुखी मराठों की वित्तीय व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा था। मराठों की वित्तीय व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा था। चौथ के तहत मराठा किसी राज्य
को सुरक्षा देने के बदले में उनकी आय का 1/4 लेते थे। मराठा उनकी आय का 1/4 लेते थे। इसके तहत समस्या यह थी कि अंग्रेजों ने इसके तहत समस्या यह थी कि अंग्रेजों ने सुरक्षा की गुहार लगाने वाले, ओहो माफ करिए गलती बोल दिया, मराठों ने सुरक्षा की गुहार लगाने वाले, इसके तहत समस्या यह थी कि मराठों ने सुरक्षा की गुहार लगाने वाले, सुरक्षा की गुहार लगाने वाले लोगों को ही, सुरक्षा की गुहार लगाने वाले लोगों को ही सिर्फ चौथ के दायरे में नहीं लिया, चौथ के दायरे में नहीं लिया। अतः इसे सिर्फ सुरक्षा का कर नहीं कहा जा सकता, अतः इसे सिर्फ सुरक्षा का कर नहीं कहा जा सकता। कई मामले में मराठों ने अपने आसपास के राज्यों पर हमला किया और उनको पराजित करने या पराजित करने का भय दिखाने के बाद, उनको पराजित करने का भय दिखाने के बाद उनसे उनके राजस्व का 1/4 लेना शुरू किया, उनसे उनके राजस्व का 1/4 लेना शुरू किया, उनके राजस्व का 1/4 लेना शुरू किया। इस रकम की वसूली के बदले में मराठा उनकी सुरक्षा का दायित्व, इस रकम की वसूली के बदले में मराठा उनकी सुरक्षा का दायित्व उठाते थे। और फिर ऐसे राज्य जो मराठों की सुरक्षा व्यवस्था के अधीन थे, ऐसे राज्य जो मराठों की सुरक्षा व्यवस्था के अधीन थे, वो मराठों की मर्जी से ही किसी के साथ युद्ध या संधि करते थे, किसी के साथ युद्ध या संधि करते थे। इससे मराठों की वित्तीय और सैनिक क्षमता, इससे मराठों की वित्तीय और सैनिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई
मराठों की वित्तीय और सैनिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। इससे मराठों की वित्तीय और सैनिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। मराठों की वित्तीय और सैनिक क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। इससे मराठों की सैनिक क्षमता में वृद्धि हुई और उनके साम्राज्यवादी प्रसार में तेजी आई। उनके साम्राज्यवादी प्रसार में तेजी आई। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, मैं बीच में थोड़ा मोबाइल इसलिए देख रहा हूं क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर हैं और मतलब वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है उनको। और क्योंकि अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो बीच बीच में उनका बेटा मेरे से लगातार कनेक्टेड है। और चूंकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो मेरे जानने वाले हैं, तो मैं बीच बीच में थोड़ा कंडीशन के बारे में देखता रहता हूँ। उनका बेटा का फ़ोन या मैसेज वगैरह आता रहता है, तो मतलब डोंट माइंड। अभी एक दो दिन तो ऐसा चलता है, बीच बीच में वो कभी कभी ऐसी स्थिति रहती है। और ये सारी ऐसी जिम्मेदारियां भी होती हैं जिनको कि आप नहीं निभाते हैं तो आपको लगता है कि आप फिर मतलब मिट्टी के हो जाते हैं, माटी का मूर्त बनने वाली बात हो जाती है। इस वजह से आप लोग थोड़ा इस बात को कंसीडर करते चलिएगा। नॉर्मली 99.9% केस में आई एम एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट कि आई नेवर एवर कीप माई फोन along with me while I am in the classroom। और आप में से जो लोग पीछे के दिनों से हमारा क्लास कर रहे हैं उन्हें यह अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं कभी फ़ोन टच ही नहीं करता क्लास में। लेकिन अभी का समय ऐसा है कि आप यदि अपने उस पुराने रूल को फॉलो करेंगे तो आपका ये रूल पता नहीं किसी की जान पे भारी पड़ जाए। इस वजह से आप अभी के समय को थोड़ा अपवाद का समय मानकर चलिए और इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। सुरक्षा की गुहार लगाने वाले का मतलब बता देता हूँ बेटा, अभी रुक जा, पहले लिख लो पूरा, उसके बाद बताता हूँ। अंग्रेजों का अंग्रेजों का अंग्रेजों का सहायक संधि से संबंधित जो कार्यक्रम था, अंग्रेजों का सहायक संधि से संबंधित जो कार्यक्रम था उसको और चौथ को कुछ उनको और चौथ को कुछ इतिहासकारों ने मिलाकर देखा है। उनको और चौथ को कुछ इतिहासकारों ने मिलाकर देखा है, जिसमें जयवाड़े और रानाडे का नाम उल्लेखनीय है। जिसमें जयवाड़े और रानाडे का नाम उल्लेखनीय है। जिसमें मैं उसी का आगे बोल रहा हूं सुषमा कि उनके साम्राज्य प्रसार में तेजी आई। उसके बाद के बोल रहा हूं कि सहायक संधि अंग्रेजों की सहायक संधि का कार्यक्रम और मराठों के चौथ की नीति को कुछ इतिहासकारों ने मिलाकर देखा है, जिसमें जयवारे और रानाडे का नाम उल्लेखनीय है। लेकिन दोनों के बीच अंतर यह रहा कि अंग्रेज
दोनों के बीच अंतर यह रहा कि अंग्रेज इसके रास्ते पर चलते हुए चरणबद्ध तरीके से भारत में साम्राज्य की स्थापना करने में कामयाब रहे, भारत में साम्राज्य की स्थापना करने में कामयाब हो गए। लेकिन मराठा इसे चरणबद्ध साम्राज्यवादीकरण में तब्दील नहीं कर पाए, इसे चरणबद्ध साम्राज्यवादीकरण में तब्दील नहीं कर पाए। मतलब यहां मैं समझा रहा हूं कि देखो, अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे, पहले रिंग फेंस की पॉलिसी लाए, फिर उसी को थोड़ा आक्रामक बनाए और सहायक संधि लाए, उसके बाद में फिर वो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति लाए, उसके बाद में फिर वो विलय की नीति की ओर गए। एक क्रमबद्धता नजर आएगी और धीरे धीरे वो भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करते गए। मराठों में हमें वो क्रमबद्धता नजर नहीं आती है। पहले ही दिन से हम देख रहे हैं कि 1/4 ले लेंगे, और वो 1/4 लेने की शुरुआत शिवाजी ने किया, और वो 1/4 लेने की गति हमें पानीपत तक नजर आती है। तो ये देख लीजिए कि मोटे तौर पर 80 वर्षों 90 वर्षों के बीच कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई गतिशीलता नहीं नजर आती। देखिए, पुनः पुनः हमें यह भी देखना होगा कि सहायक संधि की ही तरह चौथ में भी सहायक संधि की ही तरह चौथ में भी मराठों की आक्रामकता बिल्कुल स्पष्ट थी। बल्कि मराठों की आक्रामकता में अंग्रेजों वाली पर्दादारी भी नहीं थी। पर्दादारी का मतलब मैंने बताया ना कि अंग्रेज हमेशा पर्दा करके साम्राज्यवाद का विस्तार करते थे, कोशिश करते थे कि उनकी आक्रामकता छुपी रहे, जहां तक संभव हो वहां तक छुपाने की कोशिश करते थे। मराठे तो बहुत ही खुलेआम अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन कर देते थे, तो अंग्रेजों वाली पर्दादारी भी नहीं थी। कम से कम यह कहा जा सकता है कि चौथ की व्यवस्था में बलपूर्वक वसूली के अंश को नकारा नहीं जा सकता। बलपूर्वक वसूली के अंश को नकारा नहीं जा सकता। बलपूर्वक वसूली के अंश को नकारा नहीं जा सकता। सरदेशमुखी, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। सरदेशमुखी का तात्पर्य है कि मराठा सरदेशमुख की हैसियत से शिवाजी
अपने देशमुखों, शिवाजी अपने देशमुखों से, अपने देशमुखों से उनकी आय का 10% वसूल करते थे। यही पद्धति, यही पद्धति, यही पद्धति पेशवा के काल में भी बनी रही। देशमुख, देशमुख वो लोग थे जो, देशमुख वो लोग थे, देशमुख वो लोग थे जो कर वसूली का कार्य करते थे, कर वसूली का कार्य करते थे। और सरदेशमुख का मतलब देशमुखों का देशमुख, देशमुखों का देशमुख, देशमुखों का देशमुख यानी सरदेशमुख। इन दोनों ही प्रकार, इन दोनों ही प्रकार के करों, करों का दायरा, इन दोनों ही प्रकार के करों का दायरा मूलतः पेशवा के काल में ही बढ़ा, मूलतः पेशवा के काल में ही बढ़ा। मूलतः पेशवा के काल में ही बढ़ा, जब मुगल शासक ने, मुगल शासक ने इन्हें, इन्हें दक्षिणी, इन्हें अपने दक्षिणी प्रदेश, इन्हें अपने दक्षिणी प्रदेश से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने और बाद में, और बाद में वसूल करने का अधिकार दे दिया, बाद में वसूल करने का अधिकार दे दिया, प्राप्त करने और बाद में वसूल करने का अधिकार दे दिया, प्राप्त करने और बाद में वसूल करने का अधिकार दे दिया। मुगल शासक ने इन्हें दक्षिण से, जो मुगलों का दक्षिण का प्रदेश था, पूरे इलाके से रेवेन्यू के कुल रकम का चौथा हिस्सा और ऊपर से सरदेशमुखी माने 10%, माने कुल मिलाकर 35% प्राप्त करने का अधिकार दे दिया। प्राप्त करने का अधिकार के बाद वसूल करने का अधिकार का मतलब है कि पहले वसूली कोई और करते थे, प्राप्त इन्हें हो जाता था वो रकम। अब कहा गया आगे चलकर कि तुम उससे वसूल भी कर सकते हो। तो ये देखोगे कि ये मराठों के इतिहास का एक बहुत ही लंबा छलांग था। शिवाजी के समय में, शिवाजी के समय में इसकी जो कोशिश थी
उसका दायरा बहुत सीमित था। शिवाजी ने अपने आसपास के मराठा सरदारों से इसकी वसूली किया। शिवाजी के शासन की अवधि तो बहुत छोटी है, लेकिन इसके अंदर असली छलांग तभी आता है जबकि पेशवा के काल में मुगलों से निकलकर शुरू होता है। मुगल कमजोर पड़ रहे थे, मुगल कमजोर पड़ रहे थे। जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे तो उन्हें यह बात समझ में आई कि दक्षिण से हम ऐसे ही अपने हाथ धो रहे हैं, तो बेहतर है कि मराठों से गठजोड़ कर लेते हैं। मराठों से गठजोड़ कर लेंगे तो क्या होगा, दक्षिण का रेवेन्यू मराठों को मिलेगा 35%। इसके बदले में उस इलाके में हमारी प्रभुता बनी रहेगी। ऊपर से मराठों ने उनको यह कहा था कि दिल्ली में तुमको गद्दी से उतारने की कोई कोशिश करेगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। यानी एक तरीके से देखो तो मराठों की महत्वाकांक्षा बहुत दूर तलक बढ़ रही है, और महत्वाकांक्षा के साथ उनकी संभावना भी दूर तलक फैल रही है कि ये यदि मुगल साम्राज्य का हिस्सा है जो मराठों के लिए चौथ और सरदेशमुखी के तौर पर दे दिया गया, तो उसके साथ यहां भी चलकर देखो तो दिल्ली में शहंशाह के पद पर कौन बैठेगा वो तय करने में भी मराठों की भूमिका महत्वपूर्ण होने लगी। कि मुगल बादशाह से गठजोड़ किया गया कि आप हमको यहां का चौथ स्वदेशमुखी दे दीजिए, हम यहां आपको गद्दी पर बैठे रहने में सहायता करेंगे, 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी हमारी आपकी रक्षा करेगी। तो इसमें आपको यह बात समझ में आएगी कि यहां पर चौथ एक बड़ी लंबी छलांग की तरह है। चौथ एक बड़ी लंबी छलांग की तरह है, एक बड़े ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड की तरह है कि मराठों को इसके बदौलत बड़ी शक्ति बनने का मौका मिल जाएगा। अब देखने लायक बात यह है कि जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने रिंग फेंस के आगे सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी अपनाया, फिर सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाया, फिर उन्होंने क्या कहते हैं पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन माने विलय की नीति अपनाया। अंग्रेज की तरह मराठे अपनी पॉलिसी को एक के बाद एक अगले कदम तक, अगले चरण तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। लेकिन यह बात आप समझ सकते हैं कि जैसे सहायक संधि ने अंग्रेजों के प्रभाव में वृद्धि को संभव बनाया था, वैसे ही चौथ और सरदेशमुखी की नीति ने मराठों के प्रभाव में भी वृद्धि किया। अब देखने लायक दूसरी बात यह रहती है कि एक तो मुगल से उनको जो मिला वो तो समझौता के रास्ते मिला, समझौता के रास्ते मिला। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कई बार हमले भी किया। कई सारे राज्यों पर उन्होंने हमला किया, जैसे राजपूत राजाओं के ऊपर, राजपूत राजा इसीलिए मराठों से घृणा करते थे। राजपूत राजा मराठों का दोस्त नहीं हुए कभी, क्योंकि ये राजपूत राजाओं पर हमला करते रहते थे, या फिर बुंदेला पर, या फिर जाट पर, या फिर बंगाल के नवाब अलीवर्दी पर, या फिर अवध के नवाब पर। अवध के नवाब पर कि मराठा बहुत दूर तलक हमलावर तेवर अपनाकर उनको अपनी सुरक्षा के दायरे में लाना चाहते थे। यदि वो इस तरह की कोशिशों में
कामयाब हो जाते तो हो सकता है कि वो एक दिन पूरे भारत के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो जाते। लेकिन मैंने आपको यही कहा कि उनको अपनी नीति को आगे बढ़ाने का हुनर नहीं मालूम था। उन्हें एक क्रम के साथ अपनी सैनिक शक्ति, अपनी राजनीतिक प्रशासनिक शक्ति, अपनी कूटनीतिक शक्ति, अपनी आर्थिक योजना, इन सबों को चलाना नहीं आता था। वो इसी वजह से अपने लिए उपलब्ध होते हुए इस अवसर का वो लाभ नहीं उठा पाए। आगे लिखिए, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम की अकाल मृत्यु, बाजीराव प्रथम की अकाल मृत्यु न हुई होती बाजीराव प्रथम की अकाल मृत्यु न हुई होती तो संभव है कि हिंदू पदपादशाही के रास्ते मराठा राजनीति कुछ अतिरिक्त या बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती थी, अतिरिक्त या बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती थी। अतिरिक्त या बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती थी। लेकिन लेकिन क्योंकि मैं हिंदू पदपादशाही पढ़ा चुका हूं तो यहां पर ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि वो जब तमाम हिंदू राजाओं के साथ में मित्रता स्थापित कर ली गई होती और उनके साथ मिलकर एक मोर्चा बना लिया गया होता, तो उस मोर्चा के हेड के तब मराठा हो सकता है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन जाते। लेकिन बालाजी बाजीराव ने हिंदू पदपादशाही की नीति का त्याग कर बालाजी बाजीराव ने हिंदू पदपादशाही की नीति का त्याग कर बालाजी बाजीराव ने हिंदू पदपादशाही की नीति का त्याग कर बालाजी बाजीराव ने हिंदू पदपादशाही की नीति का त्याग कर बालाजी बाजीराव ने हिंदू पदपादशाही की नीति का त्याग कर बालाजी बाजीराव ने हिंदू पदपादशाही की नीति का त्याग कर जिस आक्रामकता की नीति का परिचय दिया उसके कारण मराठे उस समय भारत के सभी हिंदू मुसलमान राज्यों के शासकों के लिए भय और घृणा का पात्र बन गए थे। भय और घृणा का पात्र बन गए थे। इसीलिए
इसीलिए मराठा पानीपत की लड़ाई के दौरान 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 अपनी ओर से कोई सहायता नहीं उपलब्ध कराए। सॉरी, माफ करिए। इसीलिए पानीपत की लड़ाई के दौरान मराठा मराठा किसी की सहायता मराठा किसी की सहायता नहीं प्राप्त कर सके। मराठा किसी की सहायता नहीं प्राप्त कर सके। पानीपत की लड़ाई के दौरान मराठा किसी की सहायता नहीं प्राप्त कर सके। मराठा किसी की सहायता नहीं प्राप्त कर सके। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत मराठास कुड नॉट मैनेज टू गेट द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द इंडियन रूलर्स। जबकि अहमद शाह अब्दाली को अवध के नवाब और रोहिलखंड के शासक की सहायता मिल गई थी। अवध के नवाब और रोहिलखंड के शासक की सहायता मिल गई थी। यह पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार और उनकी व्यापक क्षति का एक बड़ा कारण बना। यह पानीपत की लड़ाई के दौरान मराठों की हार और उनकी व्यापक क्षति का एक बड़ा कारण बना। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। और कुछ एक प्रश्न है जो आप लोगों ने पूछा है तो आप दोबारा रिपीट करिएगा। मैं सबसे नीचे जिनका सवाल देख रहा हूं वो है निशा शर्मा। सर, बाजीराव प्रथम ने हिंदू राजाओं के साथ सरदेशमुखी वसूलते थे। बाजीराव प्रथम के समय में हिंदू राजाओं के साथ में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की कोई नई शुरुआत नहीं किया था। पहले जिनके साथ में समझौते हो चुके थे उनसे वसूली होती रही, लेकिन किसी नए राजा के ऊपर हमला नहीं किया गया। तो यह समझना है कि किसी को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, किसी को नए तरीके से अटैक नहीं किया गया। असल कहानी यह है कि बाजीराव प्रथम मात्र 20 वर्ष तक पेशवा रहा। 20 वर्ष की अवस्था में वो आदमी पेशवा बन गया था। 40 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम इसके पहले कि मराठों की राजनीति को कोई नई दिशा दे पाता, मराठों का नेतृत्व करने के लिए बचा नहीं। आलोक अरुण, सर 10% टैक्स स्मॉल टैक्स से लिया जाता था या आदमी से? जो स्मॉल स्टेट से लिया जाता था कि आदमी से? 10% या 25% जो भी लिया जाता था वो स्टेट के कुल खजाने से लिया जाता था। स्टेट के खजाने से लिया जाता था, आदमी से वसूलने का काम नहीं था इनका। अगला क्या है? ज्ञानेंद्र कुमार, सर चौथ और सरदेशमुखी दोनों एक ही लोगों से लिया जाता था? ऐसा अनिवार्य नहीं था। मराठों के शुरुआती दौर के जितने देशमुख थे, ये देशमुख शब्द बेसिकली महाराष्ट्र से ही आया है।
देशमुख का मतलब समझिए जमींदार। देशमुख लोग, जो लोग महाराष्ट्र में थे, मान लीजिए अहमदनगर का पहले सुल्तान हुआ करता था, ऐसे समझिए, थोड़ा बैकग्राउंड में चलिए, कि महाराष्ट्र में जब मराठा राज्य का जन्म नहीं हुआ था, तो उस इलाके का कोई ना कोई शासक तो रहा होगा। तो पहले उसका शासक कौन था? अहमदनगर का राज्य था। अहमदनगर से वो इलाका फिर किसने छीन लिया? कुछ मुगलों ने, कुछ बीजापुर ने। बाद में उसी इलाके में शिवाजी का आगमन हुआ एक शासक के तौर पर। शिवाजी के आगमन के पहले उस इलाके में बहुत सारे लोग जमींदार की हैसियत से अपने अपने शासकों के लिए कर की वसूली करते थे। उन्हीं को देशमुख कहते हैं। उन देशमुखों को शिवाजी ने कहा कि तुम सब अब मेरे अधीनस्थ हो, मैं तुम्हारा सरदेशमुख हूं। सरदेशमुख होने के नाते तुम सब अपनी अपनी वसूली में 10% हमको दे दो। यहां से इसकी शुरुआत होती है। तो सरदेशमुखी की शुरुआत हो रही है देशमुखों से वसूल करने के रास्ते, और जो नहीं देगा उसके ऊपर हमला होगा। शुरुआती दौर में यह काम शिवाजी ने मराठा सरदारों के साथ ही किया था। बाद में जब एक राज्य के रूप में मराठा शक्ति का उभार हुआ, तो इन्होंने अपने विस्तार के लिए प्लान करना शुरू किया। उन्हें एक बात समझ में आई कि हमारे विस्तार में हमको दो उपाय चुनना पड़ेगा। या तो हम अपनी आर्थिक क्षमता का विकास करें, इकोनॉमिक विकास के लिए रेवेन्यू का सोर्स बढ़ाएं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, इन सब के रास्ते अपनी सैनिक शक्ति का विस्तार करें, या तो हमें कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता खोजना पड़ेगा। उन्हें लगा कि महाराष्ट्र के अंदर इतना इकोनॉमिक कैपेसिटी नहीं है कि हम इसके बदौलत, इसी के रेवेन्यू के बदौलत इतनी बड़ी सेना बना लेंगे कि हम अखिल भारतीय स्तर पर अपनी शक्ति का प्रसार कर सकते हैं, या बहुत बड़े पैमाने पर शक्ति का प्रसार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड से जो लाभ की संभावनाएं आपको दिखती है, वो संभावना देखने की दूरदर्शिता मराठों में नहीं थी उस समय। वो संभावना देखने की दूरदर्शिता सिर्फ यूरोपियन में थी, किसी भारतीयों में नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि एक दूसरा रास्ता चुन सकते हैं, वो ये कि हम भारत के आसपास के जो हमारे रजवाड़े हैं, उन सबों को ये बोलें कि तुम हमारे साथ में एक सुरक्षा संधि के दायरे में आ जाओ। ऐसा करोगे तो हम तुमको सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उसके बदले में तुमको अपने रेवेन्यू का 1/4 हमें देना पड़ेगा। अब देखोगे कि उस दौर में सामान्य तौर पर तो राज्य अपनी सुरक्षा के लिए अपने रेवेन्यू का एक बड़ा रकम खर्च करते ही थे। उन्होंने कहा कि जो तुम खर्च करते हो वो तुमको करने की जरूरत नहीं है, हमको पैसा दे देना, हम तुमको सुरक्षा दे देंगे। ये बात मराठों ने एक स्ट्रैटेजी के तौर पर शुरू किया, और जब बात इन्होंने इस स्ट्रैटेजी के तौर पर शुरू किया, तो ऐसी कोशिशें बिना बल के कामयाब होती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास में कोई 2-3 राज्य हैं, उनमें से एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला कर रहा है। जिस पर हमला हो रहा है वो इतना कमजोर है कि उसे लगता है कि हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाएंगे, तो वो पहुंच जाएगा एक पड़ोस के बहुत ही शक्तिशाली राज्य के पास में कि हमारी सुरक्षा कर दीजिए, और सुरक्षा के बदले में आपको हम आपकी शर्तों से नवाजेंगे, आपकी शर्तें हम मानेंगे। लेकिन ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर मामले में मराठों ने जो किया वही अंग्रेजों ने भी किया था। मराठों ने क्या किया? उन्होंने आसपास के राज्यों को अपनी इस संधि को मानने के लिए बाध्य किया। जिन्हें बाध्य किया उन राज्यों का नाम मैंने को बता दिया है। एक बड़ी छलांग यही थी
कि जब पेशवा का समय आया तो इन्होंने मुगलों के साथ में गठजोड़ कर लिया, क्योंकि मुगल बादशाह साम्राज्य के विघटन के दौर से गुजर रहे थे। तो साम्राज्य के विघटन के दौर से गुजरने के कारण उन्हें लग रहा था कि एक तो ऐसे ही हमारे रेवेन्यू के सोर्सेस हमारे हाथ से निकल रहे हैं, ऊपर से दिल्ली में कौन बनेगा शहंशाह, इस बात को लेकर भी मारामारी चलते रहती थी। तो जो शहंशाह के पद बैठा हुआ है वो कोशिश करता था कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे। मराठे चूंकि उस समय उभरती हुई शक्तियों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, तो इनका मुगल बादशाह से गठजोड़ हो गया। गठजोड़ यह कहते हुए हुआ कि आप हमारी सुरक्षा के लिए 15,000 सैनिकों की एक टुकड़ी रखेंगे और उसके बदले में आपको हम दक्षिण से चौथ और स्वदेशमुखी वसूली का अधिकार देते। यही बातें चलती रही। इस तरह की कोशिशों से मराठों की शक्ति की बहुत अधिक वृद्धि होने की गुंजाइश आई, और मैंने कहा कि एक तो इनका रेवेन्यू बढ़ गया, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो शक्ति बढ़ेगी, तो दूसरा मुगलों के अंदर भी इनका हस्तक्षेप बढ़ गया, और इन दोनों के बदौलत बाकी सारे इलाकों पर भी इनकी धाक बढ़ने लगी। और उसी धाक के बढ़ने में यह बात सहायक सिद्ध हुई कि चूंकि इनकी सैनिक शक्ति बढ़ गई थी, तो ये आक्रामक परिचय देने लगे, आक्रामकता का परिचय देने लगे, और तमाम प्रकार की आक्रामकताओं के बीच इन्होंने, चाहे अवध हो, चाहे बंगाल हो, चाहे वह राजपुताना हो, चाहे जाट हो, चाहे बुंदेला हो, इन सबों के ऊपर हमले किए और इन सबों से बलपूर्वक वसूली किया। कोई भी राज्य बेसिकली आपको पैसा देना नहीं चाहता है, उसे मजबूरी में देता है, और मजबूरी किस बात की होती है? क्योंकि आप ताकतवर हैं। तो आपका ताकत मेरे लिए कैसा है? आपका ताकत मेरे लिए संकट है, तो आपका संकट मेरे लिए एक अवसर होगा। अब इसी स्थिति को आप समझिए, और तब पानीपत की लड़ाई को देखिए। पानीपत की लड़ाई में मराठों को कोई दोस्त नहीं मिला, न हिंदू न मुसलमान, जबकि अवध के नवाब को और रोहेलखंड के शासक को, उसको सरदार कहा जाता था, शासक को हम देखते हैं कि उन दोनों ने सपोर्ट किया है अहमद शाह अब्दाली को। अब गौर करने लायक बात यह है कि कई सारे लोग इसको हिंदू और मुसलमान का मुद्दा भी बनाते हैं, और मुद्दे बेसिकली 100% सही और 100% गलत कुछ होते भी नहीं है। मामला यह है कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के खिलाफ मुस्लिम शासकों को अपने पक्ष में लेने के लिए कूटनीतिक उपाय किया, और इस तरह की कोशिशों में उसे कामयाबी भी मिली। और कामयाबी जिस रास्ते मिली है उसमें अब्दाली का साथ देने वाले लोगों में कई सारे ऐसे लोग भी थे जिन्हें मराठों से इरिटेशन था, और मराठों से जो इरिटेशन था उसका कारण क्या था? सिर्फ और सिर्फ इतना कारण तो नहीं कहा जा सकता कि मराठे हिंदू थे। मराठे हिंदू थे, यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यह देखना है कि सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी था क्या? तो दूसरा पहलू भी था, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और वो क्या था? वो ये था कि मराठे मुगल दरबार में जितना प्रभावशाली पोजीशन पर थे, उस पोजीशन को अवध का शासक या रोहेलखंड का जो अमीर था वो होल्ड करना चाहते थे। यह तभी संभव था जबकि मराठे कमजोर पड़ेंगे। मराठों का कमजोर पड़ना अवध के नवाब के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता था। एक दूसरी बात भी है कि अवध के नवाब के ऊपर मराठे तो पहले ही हमलावर हो रहे थे, तो अवध के नवाब का मराठों से वैमनस्य होना स्वाभाविक है। और एक तीसरी बात है कि अफगानियों का
अवध के नवाब के साथ में कैसा नाता है। तो अब ये देखिएगा कि अफगानियों ने अवध के ऊपर तब भी बहुत प्रचंड हमला किया था जब नादिर शाह हमला करने आया था, और अवध के नवाब की स्थिति तो इतनी गंभीर हो गई थी कि एक आदमी तो डर से आत्महत्या कर लिया था। तो उन्हें उस पृष्ठभूमि ने भी डराया होगा। तो कारण कई सारे होते हैं और मिक्स होकर ही डिसीजन मेकिंग तक पहुंचता है। राजाओं को आप हिंदू और मुसलमान के रूप में यदि देख रहे हैं तो आप राजा और प्रजा के बीच का अंतर भूल जा रहे हैं। राजा राजनीतिक फैसले करते हैं और उस राजनीतिक फैसले में धर्म भी उनके लिए एक प्रकार का उपकरण ही होता है। राजा खुद कभी उपकरण नहीं होते, चाहे वो धर्म ही क्यों ना हो, किसी के उपकरण नहीं होते, तो धर्म का उपकरण क्यों होंगे। राजा सबको उपकरण की तरह यूज करते हैं, वो स्वयं किसी के उपकरण नहीं होते। अब हम आपको ये बता दिए कि मराठों की राजनीति कुछ और हो सकती थी यदि हिंदू पदपादशाही की नीति कामयाब होती। हालांकि हिंदू पदपादशाही के बारे में ज्यादा बोल सकने के लिए अपने पास में स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजीराव प्रथम ने इसको लेकर कोई बहुत क्लैरिटी नहीं दिया है कि मेरा पॉलिटिकल मॉडल कैसा होगा। बस यह है क्या कि मुगलों का अंत कर देंगे, अटक से लेकर कटक तक हिंदू राजाओं के साथ मित्रता की नीति अपनाई जाएगी। यह एक प्रकार का विजन है। विजन और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा अंतर होता है। एक विजन को लेकर जितनी बातें की जा सकती है वो हमने कर लिया है, लेकिन यदि इसके तहत वो बहुत प्रोग्राम दिए होते तो हम उसकी चर्चा करते, लेकिन प्रोग्राम की क्लैरिटी नहीं है। तो कैसे वो चीजें आगे बढ़ती। हो सकता है कि कोई फेडरल पॉलिटिक्स डेवलप होता, हो सकता है कि कोई ऐसा पॉलिटिक्स डेवलप होता कि जिसमें कि सारे के सारे जो हिंदू राजा थे वो इनके साथ सुरक्षा की संधि के अधीन हो जाते। कैसे होते इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं। और शायद इसी वजह से उसका बेटा जब पेशवा बना तो उसे यह बहुत आकर्षक पॉलिसी नहीं लगी, उसने उस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और उसने और उसके हिंदू राजाओं पर भी हमले कर दिया। फिल्म आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि मराठों को बड़ी ही नायक के तौर पर दिखा दिया गया है और इस तरीके से दिखा दिया गया है कि जैसे कि जो जाट वगैरह हैं वो देशद्रोही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर कोई राजनीति ही कर रहे थे, मराठा भी राजनीति ही कर रहे थे और मराठों को जाटों ने सपोर्ट नहीं किया तो दो कारण था। एक कारण यह था कि मराठों का जाटों से कोई गठजोड़ नहीं था और जाट से गठजोड़ हो इसके लिए मराठों का व्यवहार भी अनुकूल नहीं था। और दूसरा यह था कि अब जब तुम हार रहे हो, मर रहे हो, तो तुम्हारे साथ सहायता करके हम अपने आप को बर्बाद करें, अपने को अफगानियों के हमले के लिए ओपन करें। तुम अपने आप को सुपर पावर समझते थे, तुम तबाह हो गए, उसके सामने टिक नहीं पाए, गाजर मूली की तरह कट गए। अब हम तुमको सहायता देकर अपने राज्य के लोगों को मरने मारने के लिए मरने कटने के लिए छोड़ दें क्या? क्यों छोड़ देंगे? कौन हो तुम हमारे? अभी के डेट में आप हिंदू और मुसलमान की तरह सोचते हैं या अभी के डेट में आप राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी की तरह सोचते हैं? उस समय की सोच में तो ये तत्व ही मौजूद नहीं है। उस समय तो सिंपल सी बात यह है कि मराठा कौन है और दुश्मन कैसे कर सकते हो, बलपूर्वक चतुर खुलता है। इसलिए सोचने की पद्धति ऐसी थी। आराधक सिंह की गद्दारी को अब हम तो फिल्म देखे नहीं भैया उतना ज्यादा, लेकिन आराधक सिंह वगैरह कौन है, तो फालतू टाइप की बातें। खैर, अब इतनी सारी बात हमने कर लिया, इस चर्चा को हम यहां पर विराम देते हैं और इस विषय पर आज की कक्षा क्योंकि आज मैं यहीं पर रोकूंगा। आज मुझे रोकना पड़ेगा क्लास। धन्यवाद।